इंद्रजीत ने खूब अधिकारियों पे, वो बिजली के अधिकारी थे, जब अगर 5 मिनट भी लाइट कट रही थी तो इंद्रजीत स्टेज पे आके ये बोलते थे कि मुझे हराने के लिए सरकारी जो अफसर हैं वो जानबूझ के बिजली काटने का काम करते हैं। आज कहाँ गया है वो इंद्रजीत? अब कई कई घंटों के कट गुड़गांव के लगते हैं। गुड़गांव की बात करें तो 2 बिल्डिंगों का निर्माण किया बीजेपी सरकार ने। एक किया गुरु कमल, जो इनका बैठने का आवास है, बीजेपी का ऑफिस। दूसरा किया PWD रेस्ट हाउस, जो इनके सोने का आवास है। जिस पार्टी में रहते हैं उन्हीं के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और फिर उन्हीं से टिकट मांगने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। भाई तुम्हारे अंदर अगर इतना जज्बा है, इतना दम है और इतने बड़ी परिवार से तुम ताल्लुकात रखते हो तो आप आओ, लोगों के साथ खड़े हो और इस सरकार से लड़ने का काम करो। इन्होंने गुड़गांव के लिए किया क्या है? जवाहर सिंह यादव हो, राव नरवीर हो, जो पिछले विधायक जो राकेश ओल्ताबाज थे, आज भगवान को प्यारे हो गए, वो खट्टर के साथ चिपक कर बैठ गए और हमारे गुड़गांव का इन सब नेताओं ने बुरा हाल किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम गुड़गांव में है और गुड़गांव की विधानसभा है बादशाहपुर। और आप देख सकते हैं मेरे साथ इनेलो के युवा नेता सोनू ठाकरण जी है। और सोनू ठाकरण जो हैं वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। अगर मैं 2019 के चुनाव की बात करूं तो फिलहाल क्योंकि विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक है, सभी पार्टियों के जो कहीं न कहीं तमाम नेता हैं, जो अपने आप को टिकटार्थी समझ रहे हैं या फिर कहीं न कहीं अपनी-अपनी टिकट फाइनल मानकर लोगों के बीच जा रहे हैं। तो इनेलो के लिहाज से हम पूछते हैं कि क्या कुछ तैयारी है? सोनू भाई सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जी। जिस तरीके से मैं इनेलो की बात करूँ, पिछला चुनाव आपने लड़ा था और अभी कुछ दिन पहले जो इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, तो कितना फ़ायदा आप देख पा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में आपको मिल पाएगा? नैन साहब देखिए, 2019 में हमारी पार्टी के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश को पता है कि हमारी पार्टी के 2 टुकड़े हुए। उसके बाद इनेलो के जो कार्यकर्ता थे, जो लालच के अंदर नहीं थे, उन्होंने अपनी पार्टी का साथ दिया और पार्टी को लगातार उठाने का काम किया। जी। तो इसी लगातार कड़ी में इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के साथ लगे हुए हैं और हमारा जो पार्टी का जो कैडर जो था, पुराना कैडर, वो लगभग अब धीरे-धीरे हमारी पार्टी के साथ पुराना जो कैडर था वो जुड़ने लग गया है। जी। और इसी क्रम को देखते हुए बहन मायावती ने ये देखा है कि भई हरियाणा प्रदेश के अंदर जनता की मतलब कौन आवाज़ बनने वाला है या जनता की आवाज़ को कौन सुनता है। तो उन्होंने इसी क्रम को देखते हुए हमारी पार्टी के साथ समझौता किया है। जी। जिस तरीके से मैं बीजेपी की बात करूं और मैं कांग्रेस की बात करूं, लगातार कहीं न कहीं जिस तरीके से कांग्रेस भी एक यात्रा निकाल रही है और पूरे हरियाणा में वो यात्रा चल भी रही है। हरियाणा माँगे हिसाब, वो हिसाब माँग रहे हैं बीजेपी से। और बीजेपी वाले कहते हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, जो 10 साल कांग्रेस का राज था, उनको अपना कहीं न कहीं हिसाब देना चाहिए। दोनों पार्टियों के बीच जो कहीं न कहीं बयानबाज़ी रोज़ाना, मैं आपके स्थानीय नेताओं की बात करूँ, जवाहर यादव की, वो भी कहीं न कहीं कह रहे हैं कि हिसाब उनको देना चाहिए। तो जो दोनों पार्टियों की बयानबाज़ी चल रही है, इसको कैसे देख रहे हो? देखो, ये बीजेपी कांग्रेस से हिसाब माँग रही है और कांग्रेस बीजेपी से माँग रही है। लेकिन इनेलो इन दोनों पार्टियों से हिसाब माँगना चाहती है, गुड़गाँव के अंदर खासकर। इन्होंने गुड़गाँव के लिए किया क्या है? जवाहर सिंह यादव हो, राव नरवीर हो, जो पिछले विधायक जो राकेश ओल्ताबाज थे, आज भगवान को प्यारे हो गए, हमारे बड़े भाई थे। लेकिन राजनीति में आने के बाद सामाजिक अच्छे थे वे, सामाजिक उन्होंने काम किए, लेकिन राजनीति में आने के बाद वो खट्टर के साथ चिपक कर बैठ गए और हमारे गुड़गांव का इन सब नेताओं ने बुरा हाल किया, कोई काम नहीं किया। लेकिन और लेकिन ये सवाल तो आप पर भी उठता है ना कि जब आपकी सरकार रही है, इनेलो जब सरकार रही, तो इनेलो ने गुड़गाँव के लिए क्या किया? भाई साहब, इनालो का अगर उस टाइम का जो समय और जो काम मैं आपको गिनवाने लगूँ ना, तो पूरी एक किताब भर सकता हूँ। उसके अंदर हमारी सरकार ने स्कूलों का नवीकरण किया, हॉस्पिटल बनाए, बड़े-बड़े स्टेडियम बनाए, ठीक है? और गाँव की गुड़गाँव के अंदर जितनी भी गलियाँ थी, सबको पक्का करने का काम चौटाला सरकार ने किया था। और मज़े की बात क्या थी, चौटाला सरकार के अंदर क्या होता था और इन सरकारों के अंदर क्या होता है, इन सरकारों के अंदर जो भी नेता होते हैं, उनके पीछे भागना पड़ता है, एमएलए के, मंत्री के पीछे। और हमारे टाइम में क्या था, चौटाला साहब खुद मुख्यमंत्री होते हुए हर गाँव में आते थे
और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करते थे। और उसी दौरान लोगों की, गांव की जितनी भी समस्याएं थी, वो पानी की थी, सीवरेज की थी, स्कूलों की थी, रोजगार की थी, उनको तुरंत उसी समय समाधान किया जाता था। लेकिन ये तो जो मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी वो भी लगातार कह रहे हैं कि जो आपका मुख्यमंत्री आवास है जो चंडीगढ़ में 24 घंटे उसके द्वार खोल दिए गए हैं जनता के लिए, जब मर्जी आओ जब मिलो। सीएम विंडो भी खोली थी खट्टर सरकार ने, और नायब सैनी ने अपना आवास भी खोल दिया। लेकिन लोगों के कितने काम कर पाते हैं ये लोग? कोई काम नहीं हो रहा लोगों के। सीएम लोग चिट्ठी लिख लिख के पागल हो जाते हैं, कोई आंसर नहीं आता उनका। गुड़गांव की बात करें तो 2 बिल्डिंगों का निर्माण किया बीजेपी सरकार ने। एक किया गुरु कमल, जो इनका बैठने का आवास है, बीजेपी का ऑफिस। बीजेपी का ऑफिस। दूसरा किया पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, जो इनके सोने का आवास है। इन दोनों बिल्डिंगों के अलावा अगर इन्होंने कोई तीसरी बिल्डिंग के लिए कोई नींव रखी हो, कोई मेट्रो का विस्तार किया हो, कोई नई जो इंडस्ट्री है वो गुड़गांव के अंदर लेके आए हों, या किसी भी स्कूल का इन्होंने उद्घाटन किया हो, बल्कि जो सरकारी स्कूल थे वो सब बंद होने की कगार पे हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है गुड़गांव वासियों के लोगों के लिए, जो कोई भी नहीं देखता, आज सारे नेता टिकटॉक की होड़ में लगे हुए हैं, पर जो गुड़गांव की जो मेन समस्या है उसको नहीं देखने लग रहे हैं। उसमें क्या है, स्कूल जितने थे सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पे आ गए। अब माँ बाप मजबूर हो गए प्राइवेट स्कूलों में बढ़ाने के लिए। अब प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है, किसी भी स्कूल के अंदर 15,000 रुपए से कम हर महीने की फीस वो देनी पड़ती है परिवार को, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो इसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा। 15,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन सरकार ये जो कमियां है, ये कमियां तो बीजेपी के नेता भी गिना रहे हैं। चाहे मैं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बात करूं, वो भी लगातार समय समय पर सवाल उठाते हैं कि इस इलाके को कहीं न कहीं सरकार बनाने के लिए प्रयोग तो कर लिया जाता है, लेकिन सत्ता में हमारी भागीदारी रहती है, लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं। 5वीं छठी बार के वो सांसद है, लगातार केंद्रीय मंत्री बनते रहे हैं। पूर्व में मंत्री राव नरवीर की बात करूं, उन्हें भी कुछ दिन पहले कहीं न कहीं आरोप लगाया कि धड़ल्ले से भ्रष्टाचार चल रहा है, मंथली चल रही है, सरेआम कहीं न कहीं रिश्वत चल रही है, तो वो तो खुलकर बोल रहे हैं। वो पुरानी कहावत है ना, तुम्हारा खाऊं और थारी छाती में मुक्का मारूं। तो इन नेताओं का तो ये काम है, जिस पार्टी में रहते हैं उन्हीं के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, और फिर उन्हीं से टिकट मांगने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। भाई तुम्हारे अंदर अगर इतना जज्बा है, इतना दम है, और इतने बड़ी परिवार से तुम ताल्लुकात रखते हो, तो आप आओ, लोगों के साथ खड़े हो और इस सरकार से लड़ने का काम करो। लड़ाई नहीं लड़ते हैं, टिकटों की लड़ाई लड़ते हैं बस खाली। और जब अभी जो चुनाव था पिछला, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हुआ, इंद्रजीत ने खूब अधिकारियों पे, वो बिजली के अधिकारी थे, जब अगर 5 मिनट भी लाइट कट रही थी तो इंद्रजीत स्टेज पे आके ये बोलते थे कि मुझे हराने के लिए सरकारी जो अफसर है वो जानबूझ के बिजली काटने का काम करते हैं। आज कहाँ गया है वो इंद्रजीत? अब कई कई घंटों के कट गुड़गांव के लगते हैं। मेट्रो जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इस वजह से मुद्दा है कि गुड़गांव में जो सबसे बड़ा जो आने वाला जो प्रॉब्लम जो आएगी, जो विषय है जी, प्रॉब्लम, वो है प्रदूषण का। बड़ी क्योंकि समस्या है। जाम लगता है कई कई घंटों का, और जो गाड़ियों का जो धुआं होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। वो उसको मिटाने के लिए कि भाई मेट्रो का विस्तार हो, आज पेपरों के माध्यम से मेट्रो का विस्तार हो रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे मेट्रो पास हो गई, फरीदाबाद पास होगी, ओल्ड गुड़गांव पास होगी, लेकिन इन्होंने एक भी इंच मेट्रो को बढ़ाने का काम नहीं किया है। जिस तरीके से सोनू भाई मैं आपकी बात करूं, क्योंकि चुनाव जैसे मैंने कहा सिर पर हैं, तो जो बादशाहपुर की जनता है वो, क्योंकि बाकी लोग भी हैं, बाकी नेता भी अलग-अलग पार्टियों के, वो भी लगातार दावा करते हैं हमारी सरकार आती तो ये करेंगे, वो करेंगे। सोनू ठाकरन पे लोग विश्वास क्यों करें कि भई सोनू ने समस्या तो गिना दी और समस्याएँ गिनाना बड़ा आसान है, दूसरे में कमी निकालना बड़ा आसान है। सोनू के पास ऐसा क्या ड्रीम है, दिमाग में ऐसा क्या है कि अगर आपको मौका मिलता है, अगर जनता आपको मौका देती है तो आप क्या कुछ करा पाएँगे? मैं बड़ा कोई ऐसा ये नहीं कि भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मेरे जो जहन में है, हर इंसान के अंदर उसका ये होता है कि भाई वो क्या कर सकता हो या क्या करने वाला है। मेरे अंदर जो विजन है वो दो मुद्दों पे है, एक शिक्षा और एक चिकित्सा, जो गुड़गांव के लोगों के लिए बहुत भारी समस्या है, और आगे आने वाले टाइम में इससे भी भारी समस्या बनने वाली है। शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा गुड़गांव के अंदर प्राइवेटकरण पूरा हो चुका है। आम जो लोग हैं उनकी जेबों को काटा जा रहा है। ऐसे ही चिकित्सा के हाल हाल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं,
मेदेंता, फोर्टिस, हम्म, मैक्स, बिल्कुल इस तरह से अगर बंदा उसके अंदर 1 घंटे भी एडमिट हो जाता है तो 20,000 रुपए का बिल आता है उनका। हम्म, तो चिकित्सा के लिए क्या काम कर रही है ये सरकारें हम्म, और स्कूलों के लिए क्या काम कर रही है? हमारे लिए तो जो सरकार चौटाला सरकार थी, उन्होंने इस पे काम किया हम्म, और इसी वजह से इसी वजह से हम भी शिक्षा और चिकित्सा को नंबर 1 पे लाने की चाहत रखते हैं और इसी वजह से जो लोगों का जो सुधार होगा, हम्म, अब गाँव के अंदर जो बैठे हुए हैं लोग, अगर इस समय इस टाइम के अंदर अगर उनको पानी नहीं मिलता हो, जो मल्टी लेवल जो सिटी हमारी जो नाम दे रखा है, उस सिटी के अंदर भी गाँव के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हम्म, सीवर ओवरफ्लो हैं, कई बीमारियाँ पैदा होने लग रही हैं। तो आप गुड़गाँव के अंदर जो 3-4 जो समस्याएँ हैं, अगर उन पे काम कर लिया जाए 5 साल के अंदर, एक प्रोजेक्ट बना के कि भई अभी हमें इन 5 सालों के अंदर हमें स्कूलों पर, चिकित्सा के अंदर और लोगों के पीने के पानी के लिए हम्म, और सीवरेज समस्या के लिए। जी तो उन इन समस्याओं को धीरे-धीरे करके हम इनको खत्म कर सकते हैं जी और जो अपनी सिटी को इसको सुंदर और अच्छी बना सकते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सोनू भाई बातचीत करने के लिए थे। तो ये थे इनेलो के युवा नेता सोनू ठाकरान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, बातें बड़ी-बड़ी की जाती है, लेकिन गुड़गाँव वैसे तो पूरे देश और दुनिया के मानचित्र में साइबर सिटी है, बड़ा चकाचौंध वाला शहर है, लेकिन ज़रा-सी बारिश हो जाए और गाड़ियों का जो जाम, जो पॉल्यूशन, किस तरीके के हालात हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। कुछ और आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, जी, जी। वो एक जो बहुत बड़ी जो समस्या है, हुँ, जो हमारे ज़मींदारों से संबंधित है। हमारे गुड़गाँव के अंदर जितना भी ये शहर बसा वो किसानों की ज़मीनों पे बसा। हुँ, किसानों से उनकी ज़मीन गवर्नमेंट ने ली हुँ, और उसके बाद उनको वादा किया गया था हुँ, कि हर किसान को जिससे ज़मीन ली है, उसको ज़मीन के बदले एक रिहायशी प्लॉट दिया जाएगा। जी, लेकिन 40 साल हो गए किसानों की ज़मीन हड़पे हुए, हुँ, इन सरकारों ने। लेकिन हर सरकार ने वो चौटाला सरकार हो, हुड्डा सरकार हो, बंसीलाल सरकार हो, भजनलाल सरकार हो, उस समय प्लॉट मिलते रहे। हुँ, उस लेवल में नहीं मिले जो किसानों की ज़मीनों को जिस रफ़्तार से खरीदा गया, लेकिन मिले मिले, और लोगों की यही मतलब आशा ही थी कि हमें आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। मिलते रहे। लेकिन खट्टर सरकार आने के बाद हुँ, उनकी जो आशाएँ थी, उनपे पानी फिर गया। हुँ, वो ऐसे फिर गया कि जो किसानों के जो कोटे की जो ज़मीन बची हुई थी, जो प्लॉट बचे हुए थे, उनको इस सरकार ने बोली लगा के बेच दिया। हुँ, और 40 साल हो गए यहाँ के जो किसान हैं, वो मतलब इतने परेशान हो चुके हैं कि उनको कौन-सी सरकार आएगी और प्लॉट दिलाएगी जी, बिल्कुल। ज़मीन के बदले। हुँ, तो हमारी सबसे पहले कोशिश भी ये रहेगी, जो किसानों का जो हक है, हम उनको भी दिलाने का काम करेंगे। ये बड़ी बात आपने कही क्योंकि पुरानी समस्या और यहाँ के लोग तो बेहतर इस बात को जानते हैं, जैसा सोनू भाई ने बताया कि जो ज़मीनें कहीं न कहीं एक्वायर की जाती थी और कहीं न कहीं उनको बदले में जो भी उनको उस समय वादा जो किया जाता था, कहीं न कहीं सरकार वो वादा नहीं निभा रही और ये यहाँ की एक बड़ी समस्या भी है। और जैसा सोनू भाई ने बताया कि इनका जो प्रमुख एजेंडा है, स्वास्थ्य और शिक्षा। क्योंकि अगर कोई हर कोई शिक्षित होगा, अच्छा स्वास्थ्य किसी को मिलेगा, तो सारी चीज़ें चल पड़ती हैं। लेकिन बड़ी बात इन्होंने बताई कि बीजेपी के सरकार में, बीजेपी के राज में बड़ी जो 2 चीज़ें बनी, एक तो बना बीजेपी का ऑफ़िस गुरु कमल नाम से और दूसरा बना पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस। उसके अलावा इनका कहना है कि यहाँ कुछ भी नहीं बना और वादे, बातें वो सारी की सारी चीज़ें। तो आखिर आपको क्या लगता है कि इस बार बादशाहपुर से किसको जनता जो है अपना विधायक चुनने जा रही है? और बादशाहपुर में जितने भी टिकटार्थी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, आपको क्या लगता है कि उनमें से सबसे मजबूत कौन है? और कौन बादशाहपुर विधानसभा के जो मुद्दे हैं, बादशाहपुर विधानसभा की जो समस्याएँ हैं, उनको कहीं न कहीं पूरा कौन करा सकता है? तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।